वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आप आज देखिए डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस आज पढ़ाएंगे, जिसमें है परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कई और डेफिनेशन जो है लगातार आते रहेंगे। और इसमें जो है जैसे हर्मिटियन है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है, इस तरह के मैट्रिक्स भी आएंगे। तो बिना परिवर्त आव्यूह को पढ़े और जो है आव्यूह या मैट्रिसेस को डिफाइन करना वह एक तरह से इम्पॉसिबल कहा जा सकता है। इम्पॉसिबल है क्योंकि इसी के आधार पर ही सभी डेफिनेशन होते हैं। तो परिवर्त आव्यूह पहला है ये इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे, इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या होती है परिवर्त आव्यूह का, ये आप देखें। अगर किसी आव्यूह या किसी मैट्रिक्स में पंक्ति जो होता है और जो कॉलम होता है उनके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो आव्यूह हमें मिलेगा वह आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह होगा। तो परिवर्त आव्यूह के बारे में हम देखते हैं। आज एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 1 3 4 2 0 7 3 3 5। अगर यह है और इसका ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह कहा जा रहा है तो ए डैश, इसको ए डैश से लिखते हैं, या कहीं कहीं पर ए टी लिखा हुआ भी मिलता है, ए पर पावर टी लिखा हुआ कैपिटल, या कहीं पर स्मॉल ए पर पावर टी मिलता है। इन तीनों से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक को जो है आप इसे डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए हम ए डैश लिखते हैं। ए डैश के लिए जो है आप करेंगे क्या, इसका जो रो है उसको कॉलम में लिख लेंगे, यानी कि जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए लिखते हैं 1 3 4। देखिए रो में 1 3 4 है तो उसे कॉलम में लिख लेंगे। फिर दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा ये, और फिर तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम बन जाएगा। और आप देख रहे होंगे डायगोनल जो है मुख्य विकर्ण यह परिवर्तित नहीं हो रहा, 105 वैसे का वैसे है ये। ठीक है, जबकि इसके जो अवयव हैं, जो एलिमेंट हैं, वो परिवर्तित हो जा रहे हैं। जैसे 1 3 4 है, 1 2 3 हो गया, क्योंकि जो ये कॉलम था वह रो बन गया और जो रो था वो कॉलम में आ गया। तो इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए बी है, बी लिखा हुआ है 1 1 प्लस आई, और दूसरा लिखा हुआ है 1 माइनस 3i और 2। अगर इस तरह का है और हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, देखिए 1 प्लस आई 1 माइनस 3i, इस तरह के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अब देखते हैं हम बी डैश जो होगा वो क्या होगा, 1 और 1 माइनस 3। उसके बाद जो दूसरा कॉलम हो वो रो बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस आई एंड 2। देखिए जो ये कॉलम था वो रो में चला गया, या आप कह लीजिए ये रो था ये कॉलम में आ गया। ठीक है, तो परिवर्त हो गया या ट्रांसपोज हो गया। तो इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब आता है सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक,
तो हम दूसरा नंबर पढ़ाते हैं सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह क्या होता है? यदि कोई एक वर्ग आव्यूह ले लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, और उसमें अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह कर दिए तो वही आव्यूह पुनः मिल जाए, तो इस तरह के आव्यूह को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। इसको चलिए समझते हैं। क्या हमने कहा ए है और यहाँ पर अगर कोई हमने एक वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है ए एच एफ बी जी और जी सी। ये अगर ले लीजिए ए एच बी जी और एफ जी सी, यह अगर आपका क्या है मैट्रिक्स है, ठीक। अगर आप चाहें तो एफ के जगह जी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जी लिख सकते हैं अगर, और जी के जगह एफ लिख सकते हैं, ठीक। तो भी यह उसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आएगा। इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसका जो परिवर्त होगा वह सेम वही वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। जैसे हम समझते हैं, इसका परिवर्त ले लेते हैं। परिवर्त क्या होगा? जो रो है उसे कॉलम वाइज लिख लेंगे, यानी कि जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाए, जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाए। तो इस तरह से हम इसको बनाकर देखते हैं। ए एच जी, फिर दूसरा रो है एच बी और एफ, तीसरा रो है जी एफ और सी। आप देखिए हमने रो को कॉलम के रूप में लिखा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। ए इक्वल टू ए डैश है, यानी कि ए डैश के बराबर है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है? परिवर्त आव्यूह उस दिए गए आव्यूह के बराबर है। अतः यह सममित आव्यूह है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कि जो रिजल्ट है ए इक्वल टू ए डैश अगर आता है तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब आगे हम दूसरा नेक्स्ट विषम सममित आव्यूह पढ़ाते हैं। विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह में देखिए क्या होगा। तीसरा पॉइंट है विषम सममित आव्यूह। या हम कह सकते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह क्या होगा? यदि किसी एक वर्ग आव्यूह को ले लेते हैं, मान लीजिए ए अगर वर्ग आव्यूह है और इसका जो है ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह, यह परिवर्त आव्यूह ए डैश निकलेगा। अगर ए डैश ए के माइनस के बराबर हो जाए, यानी कि माइनस ए के बराबर आ जाए, तो ऐसे आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, क्या एग्जाम्पल लेंगे? उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह का है, तो इसके एलिमेंट अगर मान लीजिए इसके एलिमेंट हमने ले लिया ए आई जे, तो यह माइनस ए आई जे के बराबर होगा, यानी कि माइनस ए जे आई, क्योंकि परिवर्त होगा, परिवर्त जो होगा रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में बदल जाएगा और माइनस के रूप में ये आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे इसके माइनस हो जाएंगे। और इस स्थिति में अगर हम देखें फॉर आई इक्वल टू जे, कब होता है भाई? ये मुख्य विकर्ण पर या डायगोनल पर होता है आई इक्वल टू जे। अगर इस स्थिति में देखते हैं इसे, तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, तो आई के जगह जे या जे के जगह आई लिख सकते हैं, तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, यह हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0। आपने इसे ट्रांसफ़र कर लिया, पक्षांतर कर लिया इसका, और यहाँ पर 2 ए आई आई जो है इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई जो है होगा या उसके मुख्य विकर्ण का जो भी एलिमेंट होगा हमेशा 0 होगा। तो ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल लेते समय कि विषम सममित आव्यूह का जो भी एग्जाम्पल होगा उसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होंगे। तो ज़रा देख लीजिए, अगर हम पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं जैसे 3 या 0 3 -3 0, यह एक विषम सममित आव्यूह हो गया। क्या हो गया? विषम सममित आव्यूह। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ये फर्स्ट है। सेकंड अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें यही जो हम यूज किए थे एग्जाम्पल में यानी कि सममित आव्यूह में, उसी को ले लेते हैं। अगर तो यहाँ 0 और एच जी और एच 0 एफ जी एफ 0, ये होगा। बस आप यहाँ क्या करें, माइनस लगा दें, तो यह हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। देखिए यहाँ पर जस्ट इसका माइनस जो है आप चाहे यहाँ पर लगाएं चाहे इस माइनस को यहाँ पर लगाएं, दोनों सेम होगा, विषम सममित आव्यूह होंगे। ये कैसे हमने कहा? क्योंकि आप विषम सममित आव्यूह के लिए क्या है, ए है। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल को जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, ए है। ए को आपने मान लिया, आपने ले लिया 0 3 -3 0, तो इसका परिवर्त ए डैश यही होगा ना, इसका परिवर्त ए डैश जो कि क्या हो जाएगा 0 3, यानी कि यह 0 3 जो रो में था वो कॉलम में आ गया और -3 0 यहाँ हो गया। अगर हम माइनस इसमें से कॉमन कर लें, पूरे आव्यूह में से माइनस को कॉमन कर लें, तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 3 -3 0। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि ए के बराबर ही है, यह ए के बराबर है।
हाँ, आप देखें ये डैश जो कि 0 -3 3 0 है, यहाँ पर माइनस यानी कि कॉमन लेने पर यहाँ माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यह जो है मैट्रिक्स, यह ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पर -a डैश के इक्वल आ जाएगा और यह शो कर रहा है कि यह विषम सममित आव्यूह है। अगर इसी तरह से हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को ले लें, यानी कि 3 जो एग्जाम्पल है, या जो 3/3 क्रम का एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं, तो किस तरह से ये सॉल्व होगा उसे देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर यह बी मैट्रिक्स है और 0 H G H 0 F G F 0 इस तरह का है और यह विषम सममित है, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे कि यह विषम सममित आव्यूह है? तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं या परिवर्त आव्यूह ले लेते हैं, जो कि क्या करता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर देगा। इस रो को कॉलम में कर देगा और इस कॉलम को रो में, यानी कि परिवर्त कर देगा। तो 0 H G, फिर यह आ जाएगा -H 0 F, फिर -G -F और 0। अब अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 0 H G, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस था वो माइनस हो जाएगा F, एंड -G -F 0। अब जरा देखें आप यहाँ पर कि ये पूरा मैट्रिक्स वह बी मैट्रिक्स है, यानी कि -b हो गया, यानी कि b डैश इक्वल टू b। अतः इसे हम कह सकते हैं, जब b डैश इक्वल टू -b आ रहा है तो यही डिफिनीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह का। ठीक है, तो अब इसे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि सममित आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह में हम लिख सकते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह को, अगर मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह ए दिया हुआ है, यह इसकी खास प्रॉपर्टी है, इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लगाने को दूंगा। जैसे ए कोई वर्ग आव्यूह है और इसको हम इस वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश, यह सममित आव्यूह होगा, प्लस 1/2 a माइनस a डैश, यह विषम सममित आव्यूह होगा और इस रूप में हम उसे a को लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लांबिक आव्यूह या लंबकोणीय आव्यूह, जिसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लांबिक आव्यूह या लंबकोणीय आव्यूह जिसे हम जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्थोगोनल
मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर आप देखें कि ए डैश अगर हम ले लिए, यानी कि ए कोई वर्ग आव्यूह है या स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए डैश उसका परिवर्त आव्यूह है, उस वर्ग का परिवर्त आव्यूह है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या पहले परिवर्त आव्यूह को लें और फिर वर्ग आव्यूह को और मल्टीप्लाई करें तो यह आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो इस तरह के आव्यूह को ए जो होगा, किस तरह के आव्यूह को, जो ए होगा जिसके परिवर्त और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर जो है यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, लांबिक आव्यूह या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए एक को हम क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। सपोज किया ए जो है वह cos अल्फा sin अल्फा है, ए cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अगर यह देखिए एक वर्ग आव्यूह है जिसमें दो आपके रो हैं और दो आपके कॉलम हैं, तो यह 2x2 का एक वर्ग आव्यूह है। अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में लिख देंगे, यानी कि cos अल्फा माइनस sin अल्फा और फिर sin अल्फा और cos अल्फा। यह परिवर्त हो गया, यानी कि इसमें परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ कि हम इस रो को इस कॉलम में लिख लिए, इस रो को इस कॉलम में लिख लिए, यानी कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिए। अब जो है ए डैश क्या होगा, ए डैश यह हम लिखते हैं अगर तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यह जो ए है इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये जो ए डैश है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा। मल्टीप्लाई में हम बताए हैं कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और उस प्लेस पर लिखते हैं, किस प्लेस पर, फर्स्ट वाले प्लेस पर। तो यहाँ पर ए डैश जो होगा वह cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, यह हो जाएगा। फिर अब देखिए दोनों को फिर दूसरे हम जो है रो में कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और साइन अल्फा इंटू cos अल्फा तो प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा। पुनः हम जो है दूसरे रो को लेते हैं और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और फिर हम cos अल्फा इंटू साइन अल्फा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा और पुनः हम दूसरे रो का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास का कास में मल्टीप्लाई, देखिए कास का कास में मल्टीप्लाई कास स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा प्लस साइन अल्फा कास अल्फा, यह हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर माइनस साइन अल्फा कास अल्फा प्लस साइन अल्फा कास अल्फा,
0 और यहाँ पर 1। इस तरह से यह I आ गया। किस रैंक में, किस क्रम में, 2/2 के क्रम में। तो आप देखिए ए डैश हमको I मिल गया, यानी कि ये जो है वह क्या है, लांबिक आव्यूह है। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हम एक्सप्लेन देने के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देंगे, जिससे कि आगे जो है जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है 1, यदि ये 2 4 5 6 है तो सिद्ध करें A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है। जरा ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का है तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, A पहले लिख लेंगे 2 4 5 6 और A डैश निकालेंगे। तो A डैश कैसे निकालेंगे, A डैश निकालने के लिए 2 4 5 6 यानी कि जो रो होगा उसे कॉलम में लिख लेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। अब देखिए ये कह रहा है A प्लस A डैश क्या सममित आव्यूह है, 2 4 5 6 प्लस 2 5 4 6। चलिए दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे 2 + 2 और यहाँ पर दूसरे से दूसरा ऐड होगा 5 + 4 + 5 और यहाँ 5 + 4 और 6 + 6। अतः आप देखेंगे इसे 4 9 9 12, यह जो है सममित आव्यूह है, क्योंकि यह डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो 9 और 9 दोनों जो है एक सिमेट्री शो कर रहा है। अगर यह 9 इस पर आ जाए, यहाँ ये उस पर चला जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इस तरह के मैट्रिक्स में A डैश के बराबर होता है। अगर A है तो A डैश के बराबर होगा, अगर ये मैट्रिक्स B है तो B डैश के बराबर होगा, यानी कि परिवर्त और वह मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज और उसके साथ साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अतः ये क्या है, एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पर है आधारित। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में 2 3 4 5 दिया हुआ है, 2 3 4 5 है तो सिद्ध करें A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। यह आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे चलिए हम प्रूफ करते हैं कि A प्लस माइनस A डैश क्या विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। टू
3 4 5, इसका ट्रांसपोज ले लें आप तो 2 3 4 5, ये ट्रांसपोज हो गया इसका। अब जो है a माइनस ए डैश अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 माइनस 2 4 3 5। अब जरा देखें इसको, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, डायरेक्ट हम घटा दे रहे हैं, या तो चाहिए तो आप लिख लीजिए 2 माइनस 2 3 माइनस 4 4 माइनस 3 5 माइनस 5, और 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, और 5 माइनस 5 0। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका डायगोनल जो है, मुख्य विकर्ण जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 0 आ रहा है, और जो है विषम सममित अवयव का प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 आता है। और इसमें जो है 1 और -1 आ रहा है, यह अगर इंटरचेंज करेंगे तो पूरी अवयव माइनस से परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से ये विषम सममित अवयव है। अब कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए आप ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी एक्सप्लेन किया उसी पर आधारित है, आप भी -1 4 7 1 and 2 3 4 और 5 0 5, इसको आपको लगाना है को सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में। सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखें। और दूसरा क्वेश्चन है, दिखाएं कि A इक्वल टू 1/3 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 1 -1 एक लंबकोणीय अवयव है। आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास में इससे आगे का टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। धन्यवाद।